एजाज साहब, सबसे पहले पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह बैक वक्त अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब और दीगर ममालिक के साथ इंगेज कर रहा है, हाउ डिफिकल्ट इज इट टू मेंटेन स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी वाइल स्टेइंग रेलेवेंट डिप्लोमेटिकली? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है जी, क्योंकि पाकिस्तान के नज़दीक जो ऑब्जेक्टिव है वो बड़ा क्लियर है। हम अमन चाहते हैं, हम जंग को ख़त्म होना देखना चाहते हैं। उसका नुकसान हमें भी हो रहा है, पूरी दुनिया को हो रहा है, तो जंग तो ख़त्म होनी चाहिए। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को, देखिए पाकिस्तान ने तो बड़े असूली मौक़िफ़ से स्टार्ट किया अपना काम, और उन्होंने जारियत को की मजम्मत की हर जगह से। यानी अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ किया या ईरान ने खलीजी रियासतों के खिलाफ, दोनों को की मजम्मत। होना तो ये चाहिए था कि सारे नाराज हो जाते, लेकिन कोई नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि वो सारे ये समझ रहे हैं कि आप अमन की खातिर बात कर रहे हैं और आप वाकई चाहते हैं। तो इसी वजह से मेरे ख्याल में हमारा जो किरदार है वो अच्छा है, उसकी पजीराई हो रही है। मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल पेश आ रही है उसमें। बिल्कुल सही। और अमेरिकी सदर का ये एतराफ़ कि पाकिस्तानी सफारतकारों के जरिए ईरान से डील हो रही है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए ये कितनी बड़ी कामयाबी है? अच्छी है जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप अमन के हवाले से पहचाने जाएं तो ये आपके इमेज के लिए भी अच्छा है। दुनिया में आपका जो तशख़्ख़ुस है वो भी ऊंचा होता है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से सारी दुनिया को पैगाम भी अच्छा जाता है कि हम तो अमन के दाई हैं। और भारत में पिछले 10 साल से जो प्रोपेगेंडा कर रखा है पाकिस्तान के मुतालिक कि वो दहशतगर्दी करता है, वो सब सरासर झूठ है। पाकिस्तान का असल चेहरा तो ये है। बट सर, कीपिंग इन माइंड डोनाल्ड ट्रम्प्स उनका जो अपना मिजाज है और जो उनका स्टाइल है, जितने वो अनप्रडिक्टेबल है, क्या उनके दौर में ईरान के साथ कोई पायदार मुआहिदा मुमकिन है या ये सिर्फ आर्जी फायरबंदी की कोशिश है? मुझे तो आर्जी लग रही है, क्योंकि दूसरी तरफ हम मुसलसल खबरें सुन रहे हैं कि वो अपने 2 जहाज भेज रहे हैं जिसमें मेरीन सवार हैं, आके वो 2 जजीरों पे कब्जा करेंगे, फिर उसके बाद वो ईरान से लड़ाई करेंगे। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे अमेरिका की शायद नीयत नहीं है कि अभी इसको सीज फायर किया जाए, और ये वक्त जो है वो उसको ले रहे हैं। अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ, लेकिन अभी तक क्राइम सारे ये नज़र आ रहे हैं कि वो शायद जंगबंदी एक वक्ती किस्म की चाहते हैं और उसमें शराइत तय करेंगे, और अगर ना हो तो उतनी देर में उनके लोग वहाँ पे, उनके जो ट्रुप्स हैं वो अपने पोजीशंस मजबूत कर लें, और उसके बाद फिर ईरान पे ज़रूरत बवक्त ज़रूरत वो हमला करें। मेरा ख्याल इस किस्म की उनकी नीयत लग रही है। और मेरा ख्याल है ईरान को भी शायद यही महसूस हो रहा है कि अमेरिका अमन के लिए सॉरी, अमन के लिए नहीं कर रहा, बल्कि वो वहाँ पे अपनी पोजीशन गाड़ना चाहता है। सर, पाकिस्तान की जो ये शटल डिप्लोमेसी है, आप अगर हिस्टोरिकली देखें तो किसके बराबर रखेंगे? क्या हम कह सकते हैं कि ये वो लम्हा है जब 70 की दिहाई में हमने चीन और अमेरिका के दरमियान भी बड़ी बेहतरीन सफारतकारी और सालसी कराई थी? मेरा ख्याल में वो तो एक बड़ा अच्छा किरदार हमने अदा किया था, लेकिन उस वक्त चीन और अमेरिका की कोई ऐसे जंग नहीं हो रही थी। बस अमेरिका ने अपना एक पॉलिसी का रुख बदला, और उन्होंने यही समझा कि पाकिस्तान सबसे मोतबर है क्योंकि ये चीन का दोस्त भी है। आज जो है, आज तो एक बहरान की कैफियत है, और इससे पूरी दुनिया मुतासर हो रही है। और मैं समझता हूँ कि आज इस जो पाकिस्तान सफारतकारी कर रहा है, इसकी अहमियत कई गुना ज़्यादा इसलिए है क्योंकि अगर ये जंग नहीं रुकती तो मुझे ये ख़तरा है कि पूरी दुनिया में एक कसाद बाजारी, एक डिप्रेशन, एक रिसेशन आ जाएगी, और जिसके बड़े भयानक नताइज निकलेंगे सब मुल्कों के लिए। इसलिए मेरा ख्याल में इस वक्त इसकी बड़ी ही एक क्रिटिकल, जिसे कहते हैं ना, अहमियत है। अहमियत है, बिल्कुल सही। एजाज साहब, इस्लामाबाद में होने वाला 4 मुल्की इजलास, क्या ये एक इमर्जिंग डिप्लोमेटिक ब्लॉक है या सिर्फ क्राइसिस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म? क्योंकि ईरान और सऊदी अरब दोनों के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं। हाउ डू वी बैलेंस कंपीटिंग इंटरेस्ट विदाउट लूजिंग क्रेडिबिलिटी ऑन ईदर साइड? देखिए, पाकिस्तान इन 3 मुल्कों के साथ मिलकर फिलहाल तो क्राइसिस मैनेजमेंट ही है कि इस बहरान पे काबू कैसे पाया जाए। लेकिन वक्त गुजरने के साथ अगर जंग बंद हो जाती है तो मैं समझता हूँ ये चारों मुल्क जो हैं वैसे भी एक आपस में सोच रहे थे कि भाई कोई इस किस्म का हम अरेंजमेंट कर ले कि कल को कोई
एक के खिलाफ जा रही है तो दूसरा उसकी मदद को आ सके, समथिंग जो सऊदी अरब पाकिस्तान ने किया हुआ है उसकी मुआहिदा बात टाइप। आप जी, मुआहिदा टाइप जो है। लेकिन वो अब जंग खत्म होने के बाद ही होगा। इस वक्त तो मुझे यही नजर आ रहा है कि ये चाहते हैं कि किसी तरीके से जंग बंद हो जाए, और अमेरिका भी शायद जल्दी समझ जाए कि ये जंग बंद होनी चाहिए, लेकिन मुझे इसराइल समझता नजर नहीं आ रहा। और वो हम्म मेरा ख्याल है अमेरिका को जंग बंद करने भी नहीं दे रहा, वो एक स्पॉइलर की कैफियत ली हुई है उसने। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं सर, किस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा और ओआईसी इस पूरे बहरान में बिल्कुल बेबस दिखाई दे रहे हैं। यू थिंक कि आलमी कवानीन का दौर अब खत्म हो चुका है, और क्या पाकिस्तान अपनी सफारतकारी और नए ब्लॉक सिस्टम से कोई ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म बना सकता है? ये देखिए, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं रह गया कि दुनिया का जो आलमी निज़ाम था हम्म वो तो अब शिकस्त व रेख्त का शिकार है। और जो असूल मुरतब किए गए थे बैनुर रियासती अमूर के लिए, वो भी इस वक्त उन पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। तो चुनांचे दो काम हर मुल्क को करने पड़ रहे हैं। एक काम तो ये करना पड़ रहा है कि अपने आप को मजबूत कीजिए जी। अंदर से, और दूसरा ये कि अपने लाइक माइंडेड मुल्कों के साथ मिलकर कोई ना कोई आप एक बनाएं, अलायंस बनाएं। तो पाकिस्तान का चीन के साथ बहुत मजबूत रिश्ता है। हम्म पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ बड़ा मजबूत रिश्ता है। पाकिस्तान का तुर्की के साथ भी बहुत मजबूत रिश्ता है। तो कल को कोई इस किस्म का अगर अलायंस बनता है या कोई, तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त सारे मुल्क जो है तलाश कर रहे हैं कि कोई ना कोई एक दूसरे का सहारा बने, ताकि कड़ा वक्त आए तो हम अकेले खड़े ना हों। हम्म और आप समझते हैं कि पाकिस्तान फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में भी एक गो टू मीडिएटर बन सकता है, और क्या इस बहरान में पाकिस्तान को कोई इकोनॉमिक या स्ट्रेटेजिक लेवरेज भी मिल सकता है, जैसा कि गवादर या चाबहार पोर्ट समेत ईरान से गैस और ऑयल की तजारत? जी, काफी हद तक तो वो शुरू हो गया, क्योंकि ईरान इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से पाकिस्तानी झंडे वाले जहाज तो गुजरने दे रहा है। हम्म और ईरान को ये भी पता चल गया है कि पाकिस्तान का जो दुश्मन मुल्क है भारत, वो तो इसराइल के साथ जुड़ा हुआ था। तो इसलिए अब उनको हमारी अहमियत का जरा ज्यादा एहसास हुआ है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि इसकी बिना पर दुनिया के सारे बहरानों में पाकिस्तान को मीडिएटर बनेगा। नहीं, मेरे ख्याल में ये तो इस वक्त पाकिस्तान की इसलिए ज़रूरत है कि हम ईरान के भी हमसाए हैं जी। और खलीज के भी बहुत नज़दीक हैं, और अमेरिका से भी ताल्लुकात ठीक चल रहे हैं और चीन के साथ भी हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक ख़ास सिचुएशन है जिसमें पाकिस्तान ये किरदार अदा कर रहा है, जो अच्छे तरीके से कर रहा है, बाअसल तरीके से कर रहा है। और उम्मीद करनी चाहिए कि कोई इस समर आवर हो, कोई इसका फल निकले, कोई फ़ायदा हो इसका। पाकिस्तान हाँ, तो ये कोशिश आप कर सही रहा कह है। रही है कि जी। जी, ये कल को कोई ट्रांसशिपमेंट के लिए पाकिस्तान एक अच्छा पॉइंट बन सकता है। हम्म क्योंकि गल्फ की जो रियासतें हैं, अब खलीजी रियासतों में तो बड़ा देर लगेगी उनका दोबारा एतमाद बहाल होने में। तो पाकिस्तान के गवादर पोर्ट, पाकिस्तान की कराची पोर्ट कासम, ये सारे बड़े अच्छे ट्रांसशिपमेंट का हब बन सकते हैं। बल्कि मैं समझता हूँ कि हमारी एयरलाइंस भी बन सकती हैं। तो बिल्कुल। ये एक मौका तो है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान नो डाउट की कोशिश कर रहा है मुज़ाकरात कामयाब हो जाए, लेकिन सर डोनाल्ड ट्रंप साहब एक तरफ ईरान के खिलाफ बयानात दे रहे हैं, फौजी ताकत बढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात भी कर रहे हैं। हाउ डू यू डीकोड दिस डुअल पॉलिसी? इज इट कोएर्सिव डिप्लोमेसी या फिर स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन है? क्योंकि ईरान ने भी इस खदशे का इजहार किया है कि अमेरिका वक्त ले रहा है ताकि वो मजीद बड़ा हमला कर सके। देखिए, अमेरिका के अगर दो अहदाफ मान लिए जाएं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना है और हम्म मिसाइल प्रोग्राम को कमजोर करना है, तो वो कह सकते हैं कि जी हमने अपने हदफ हासिल कर लिए हैं, अब हम जंग बंद करते हैं। हम्म लेकिन इसराइल उनको जंग बंद नहीं करने देगा, क्योंकि इसराइल तो अभी भी बमबारी कर रहा है जब अमेरिका ने सीज फायर किया हुआ है। तो हम्म मुझे ये लगता है कि इसराइल एक स्पॉइलर है इस सारे सिलसिले में। और अमेरिका को अब मुश्किल हो रहा है कि इवन इसराइल का हाथ रोकना, चाहिए जाए कि अपना वो हाथ रोके। और कुछ उनकी सफारतकारी जो आपने कहा ना, लफ्ज स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन का शिकार है। जी। एक तरफ तो वो जंग रोकना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो अपने ट्रूप्स भेज रहे हैं। तो हाँ मुझे जी, तो न्यूयॉर्क बहुत बड़ा टाइम्स के मुताबिक तो 50,000 फौजी मशरिक वस्ता में मौजूद हैं। बहुत बड़ा तजाद है जी। और इसका मेरा ख्याल में ये दलदल में फंस रहे हैं। हम्म कोई काश इनको समझाए कि आप ये ना करें, क्योंकि इसके बड़े भयानक नताइज निकल सकते हैं अमेरिका के अपने लिए भी। हम्म और सर अमेरिका के अंदर भी इस वक्त ट्रंप के खिलाफ जो अवामी रद्द-ए-अमल और एहतजाजी फिजा बन गई है। आप समझते हैं कि ईरान के खिलाफ जंग तवील होती है
तो जिस तरह अमेरिका दूसरे ममालिक में रजीम चेंज की कोशिश करता रहा है, could this backfire and trigger political instability or even regime pressure against Trump within the United States? देखिए, अमूमन स्ट्रीट प्रोटेस्ट जो है उसका उसकी एक आवाज़ तो जाती है, लेकिन क्या वो एक एडमिनिस्ट्रेशन को काम से रोक देती है? आपको याद होगा कि 5 यूएस एडमिनिस्ट्रेशंस वियतनाम में तवातर से अपने अवाम के साथ झूठ बोलते रही, वहाँ इतने इतने प्रोटेस्ट हुए, लेकिन अमेरिका जो जब तक शिकस्त नहीं होगी वहाँ से नहीं निकला। तो इस वजह से ये तो नहीं होगा। सिर्फ एक मंजर मैं देख रहा हूँ, तो ये है कि अगर ये बहुत अनपॉपुलर हो जाते हैं और मिड टर्म इलेक्शंस हार जाते हैं और डेमोक्रेट्स के हाथ में कांग्रेस चली जाती है, तो यकीनन इनको बहुत नुकसान होगा। और अगर ये बात इस हवाले से सोच रहे हैं कि हाँ ये हो सकता है, तो फिर यकीनन उनको अपने ट्रूप्स नहीं भेजने चाहिए और जल्द अज जल्द खत्म कर देनी चाहिए इस जंग को। और अगर सर मिड टर्म में जैसे अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त होती है, तो हम कह सकते हैं कि इस वक्त एक नए आलमी निज़ाम की तश्कील देख रहे हैं। इज दिस द बिगिनिंग ऑफ अ shift away from the unipolar US dominance towards a more fragmented or multipolar world? जी सदर सद जी, वो तो उसमें कोई शक ही नहीं रह गया। और चीन और रूस तो बड़े मजे से देख रहे हैं कि अमेरिका दलदल में फंसा हुआ है, उसका कद काठ नीचा हो रहा है, जबकि उनकी ताकत जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इस वजह से यकीनन ये यूनिपोलर मूवमेंट से अब आप मल्टीपोलर की तरफ जा रहे हैं और दुनिया का निज़ाम बिल्कुल डिफरेंट होगा। अब वो क्या होगा उसके ऊपर भी काफ़ी गौर हो रहा है। मेरे ख्याल में जो चीन और रूस ने मिलकर जो ऐलान किया था 2000 मेरा ख्याल है 22 में किया था कि इंडिविजिबल सिक्योरिटी वाला निज़ाम किया जाए, यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी, हर एक की सिक्योरिटी होगी तो सब महफूज होंगे। मेरा ख्याल है उस तरफ मामला जाएगा अल्टीमेटली। सही। और अगर ये जंग मजीद फैलती है खुदा ना ख्वास्ता, तो क्या सऊदी अरब, यूएई और दीगर अरब ममालिक बराह रास्त इसमें शामिल हो सकते हैं? और ऐसी सूरत में पाकिस्तान के लिए सफारती और स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस किस हद तक बढ़ जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल वो शामिल होंगे जी। जिस दिन ये खलीजी रियासतें शामिल हुई, वहां पे उनकी ईंट से ईंट बच जाएगी ना। अभी तक तो उनके सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले नहीं हुए जी। अभी तो सारा उधर जा रहा है ना जी, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे। आप सोचिए तो सही ना कि अगर दुबई में बम गिरने लग जाए तो क्या हाल होगा फिर वहां पे। तो वहां तो लोग रह नहीं सकेगा। अगर डिसैलिनेशन प्लांट्स पे हमले हो जाए, ऑयल फैसिलिटीज पे हमले हो जाए, तो वो भूखे प्यासे मर जाएंगे। उनका तो फूड भी सारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। मैं समझता हूँ कि वो जंग में नहीं आखिर शामिल हो गए, उनको होना भी नहीं चाहिए। और सऊदी अरब को भी मेरे ख्याल हमारा यही मशवरा होगा कि आप उसमें जंग में ना शरीक हों, और ईरान को भी ये कहना चाहिए कि आप सऊदी अरब पे हमले मत कीजिए। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया। चेयरमैन स्नोबर इंस्टीट्यूट साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी। वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो।